नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस बेहतरीन क्लास में। कल रात में भी मैंने इस क्लास को रिकॉर्ड करा था। आज सुबह 9 बजे अपलोड ये होने वाली थी, 1 फरवरी को सुबह 9 बजे अपलोड होने वाली थी। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि मेरे जो आईपैड का माइक्रोफोन था ना वो ऑफ रह गया, तो 2 घंटे की पूरी क्लास और उसमें वॉइस नहीं आ पाई, इसलिए मैं ये अभी दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। ये PT365 एनवायरनमेंट की पूरी बुकलेट है, जिसको अपन एटलीस्ट 2 आवर्स में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और उन्हीं सेक्शन को मतलब ज़्यादा टाइम देंगे जहाँ से PYQs बने हैं। ठीक है, आपको पता है पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जो स्पीसीज़ वाला चैप्टर है ना, उनकी प्रवृत्ति पूछ लेते हैं, उनका जनन काल किस तरीके से होता है। केमिकल्स से सवाल पूछते हैं, अगर किसी एक्ट में अपडेट आया है मेजर, ठीक है, तो वहाँ से सवाल पूछेंगे। आपको पता है रामसर साइट्स अगर नई ऐड हुई है तो वहाँ से सवाल आएंगे। टाइगर रिजर्व अगर कोई नया बना है तो सवाल वहाँ से बनते हैं। ठीक है, और कोई रैंडम टर्मिनोलॉजीज उठा के पूछ लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। कुछ एलिमिनेशन मेथड्स की चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। तो अगर ये हाईलाइटेड नोट्स वाली जो आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ना। और ये मैंने पूरा एक बार अच्छे से पढ़ा है और फिर हाईलाइट जो भी मेन चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया और आप सभी के लिए इसको मैं लेकर के आ रहा हूँ क्लास को। देखिए, आपको अगर क्लास अच्छी लगे लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सारी PT365 की क्लासेस इसी प्रथम IAS के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, मतलब प्रमोशन के लिए तो इतना ही। अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी का। मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगा क्योंकि देखिए क्लास लंबी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। आप नॉर्मल स्पीड में भी पढ़ सकते हैं इसको, आप वैसे भी इसको स्पीड बढ़ा के पढ़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चीज़ों को, और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कराऊंगा, बाकी ज़्यादा लंबा टाइम अपन नहीं खींचेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव विविधता और संरक्षण से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए थे कि IUCN का मतलब एक कांग्रेस हुई, मतलब एक मीटिंग हुई एक तरीके से। तो ये मीटिंग आबू धाबी में हुई थी, ठीक है, UAE में 2025 की मीटिंग। अब इसमें क्या था, देखिए बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड अगर कोई मीटिंग हो रही है तो क्या बात करेंगे, वो है कि भाई 2045 तक प्रकृति में एकजुट करके अपने को चलना है ना, 20 वर्षों के रणनीतिक विजन को देखना है, वही सारी चीज़ें बात करी। यहाँ से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये रहा IUCN का है। इससे पहले IUCN में 100 से अधिक सदस्य, उसमें 6 नए देश अभी शामिल हुए, अर्मेनिया, तजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबोन, तुवालू और जिम्बाब्वे। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। आप साथ ही साथ में रनिंग नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा, अपने पेन नोटबुक को साथ में रखना है। ठीक है, जिसकी वजह से आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट्स कर सकें। IUCN क्या है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी प्रकृति का संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, है ना। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरणीय नेटवर्क है ना। भारत इसका सदस्य है। ठीक है, इसकी बैठकें 4 वर्ष में एक बार आयोजित होती है और वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के सत्रों के बीच में मुख्य शासी के रूप में IUCN परिषद मुख्य शासी निकाय है जो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। ठीक है, नोट्स बना गया आपने, आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपना राष्ट्रीय रेड लिस्ट जो रोड मैप है उसको लॉन्च किया है। रेड लिस्ट वही होती है जहाँ पे संकटापन जो भी प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, उनको शामिल किया जाता है ना। ये 5 वर्षीय योजना भारत की तरफ से, जिसमें बहुत सारी प्रजातियों, वनस्पतियों को और जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उनके जोखिम का आकलन किया जाएगा। वही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। ठीक है, अब देखिए कुछ की इंस्ट्रूमेंट्स IUCN से रिलेटेड न्यूज़ में रहे थे। IUCN जो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करती है ना, उसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और IUCN की स्थापना कब हुई थी, 1948, 1964। ठीक है, मतलब साल में कम से कम 2 बार अपडेट करना होता है इन प्रजातियों को। और ये कुछ प्रजातियां दे रखी है, लॉन्ग बिल ग्रेस हॉपर, ठीक है, इंडियन कॉर्सर, इंडियन रोलर, रूफ टेल लार्क,
ये नियर थ्रेटेंड के आसपास है। मतलब ये सारी टर्मिनोलॉजी अपन आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए नॉट इवेल्युएटेड और डेटा सब डिफिशियंट, इसका मतलब क्या है कि मतलब किसी भी प्रजाति विशेष के लिए अपने पास कोई डेटा है नहीं कि भाई उनकी संख्या कितनी है, वो किस कैटेगरी में आएगी। फिर लीस्ट कंसर्न और नियर थ्रेटेंड, ये मतलब कम खतरा है, विलुप्त होने का कम खतरा है प्राकृतिक आवाज़ से। लेकिन वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या है कि जैसे ही अपन वल्नरेबल से क्रिटिकली इंडेंजर्ड की तरफ जाएंगे ना, अपने प्राकृतिक आवाज़ से इनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक्सटेंट इन द वाइल्ड यानी कि प्राकृतिक आवास में ये खत्म हो चुके हैं। इनको कहाँ पे रखा गया? जू वगैरह में। ठीक है, इनको रखा गया। एक्सटेंट यानी जो अपने प्राकृतिक आवास से विलुप्त हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज क्या था? आयुसियन लाल सूची में 100 से अधिक प्रजातियों को आयुसियन ग्रीन स्टेटस का दर्जा मिला है। ठीक है, और मतलब ग्रीन स्टेटस का मतलब है क्या? मतलब कि इसका उद्देश्य ये है कि प्रजातियां और जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, उनके संरक्षण की सफलता का मापन करता है कि मतलब ग्रीन स्टेटस मिला मतलब संरक्षण सही तरीके से हुआ। सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए केंटन आर मिलर पुरस्कार किससे रिलेटेड है? सवाल सीधा आ सकता है, किससे रिलेटेड है? राष्ट्रीय उद्यानों में जो नवाचार के लिए कार्य करते हैं ना, संरक्षण के लिए, उनको मिलता है। तो काजीरंगा के निदेशक थे, उनको मिला है ना, पहले भारतीय, और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शेर की बात। पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट हुआ है। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा लियो है। अब शेर, देखिए ग्रीन स्टेटस का मतलब हुआ है कि एक इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है ना, लार्ज डेवलप्ड। ठीक है, विलुप्त क्षेत्र क्या? शेर उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में बिल्कुल विलुप्त हो चुके, मतलब नहीं पाए जाते। सवाल आ जाए कि एशिया में शेरों की उपस्थिति दक्षिण पश्चिमी एशिया में खास तौर पर देखी जा सकती है, गलत होगा। शेरों की उपस्थिति उत्तरी अफ्रीका में गलत है। ठीक है, इस तरीके से सवाल बनते हैं, आप PYQ उठा करके देख लीजिएगा, है ना। शेर को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। और साइट्स, ठीक है, साइट्स को अपन आगे देखेंगे क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी। साइट्स की भी परिशिष्ट फर्स्ट में, मतलब कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन इनको मिला है शेर को। आयुसियन स्थिति इसकी वल्नरेबल है। अब देखिए एशियाई शेर और अफ्रीकी शेर के बीच में कुछ मतलब अंतर दे रखे हैं। एशियाई शेर सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और अफ्रीकी शेर उप सहारा क्षेत्र में, जो सवाना घास के मैदान है ना, उन क्षेत्रों में पाया जाता है। एशियाई शेर अफ्रीका शेर से थोड़ा सा मतलब कदकाठी में छोटा होता है, जो ऐसे गर्दन के नीचे बाल होते हैं ना, वो भी काफ़ी छोटे होते हैं, है ना। इनकी कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती। शेर से रिलेटेड अगर जानकारी पूछ ले कि इनकी एक विशेष प्रजनन ऋतु होती है, और एशियाई शेर अफ्रीकी शेर से बड़ा होता है आकार में, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आपको एकदम एग्जाम पैटर्न से सोचना है सारी चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए भारत में बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य है गुजरात का, तो वहाँ पर गिर तो है ही, जहाँ पर शेरों को सुरक्षित रखा गया है। बरदा को भी विकसित किया जा रहा है कि वहाँ पे एशियाई शेरों को एक दूसरे हैबिटाट के रूप में इसको विकसित किया जाए, है ना। ठीक है, आपके अब देखते हैं कि यूनेस्को का विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को ने 26 नए स्थलों को WNBR के रूप में शामिल किया, जिसमें भारत का एक क्षेत्र भी शामिल है, शीत मरुस्थल। कहाँ का है? लद्दाख का। ठीक है, देखिए WNBR जो यूनेस्को का विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क है ना, उसकी स्थापना 1976 में हुई थी, और इसी के अंतर्गत इसका प्रबंधन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत किया जाता है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत 1971 में हुई थी। ठीक है, अब भारत के कुल 13 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा है। ठीक है, अब इन सारे जो यूनेस्को के हिस्से हैं, जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, उनको आपको एक बार पढ़ना है। ठीक है, इनकी उपस्थिति कहाँ पर है? शीत मरुस्थल, ठीक है, नंदा देवी, कच्छ, इनका क्षेत्र कौन सा है, वो सारी चीज़ें देखनी है। और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन कौन से है? ठीक है, टोटल 18 है।
आपको पता होगा तो। उसमें से 13 है ना, वो यूनेस्को का हिस्सा है। ठीक है। अब कुछ एक फैक्ट की बात है कि मध्य अफ्रीका का एक द्वीपीय राष्ट्र है साओ टोम एंड प्रिंसिपे विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने पूरे क्षेत्र को ही जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। ठीक है, ये याद रखना। इसको आप नोट बना देना इसका, और मैप में जाकर के इसकी उपस्थिति देख लेना। इसके नॉर्थ साउथ में कौन कौन से देश है ना, किस महासागर से सीमा साझा करता है या फिर लैंड लॉक्ड है, सब चीज़ें आप एक बार देख लेना। देखिए, शीत मरुस्थल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसके उत्तर में मतलब लद्दाख है, दक्षिण में किन्नौर हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला उच्च ऊंचाई पर पाया जाने वाला शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। इसमें पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है और उसके आसपास का क्षेत्र जैसे छंद्रताल है, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो भी इसमें शामिल है। इस क्षेत्र की संस्कृति आपको पता है, लद्दाख वाले क्षेत्र की बौद्ध संस्कृति है, और लद्दाख का जो बौद्ध मंत्रोच्चार है, मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता है, वो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल है। ठीक है, तो ये एक और फैक्ट आ गया हिस्ट्री से रिलेटेड। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें क्या बदलाव हुए? देखिए, केरल एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन किया। और संशोधन क्या किया है कि अगर मानव और वन्यजीव का संघर्ष हो जाता है, मतलब दोनों के बीच में, और उससे मानव जीवन के लिए अगर खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो वन्य जीवों के जो वध करने की जो प्रक्रिया है ना, उनको मारने की प्रक्रिया है ना, उसको सरल बनाया गया कि उसमें कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस मतलब ना हो जिसकी वजह से उसमें देरी हो जाए। समझ रहे हो? ठीक है। 4 अनुसूचियाँ है जिसके तहत वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। अनुसूची 1st, 2nd, 3rd और 4th। 1st और 2nd में वन्य जीव प्रजातियाँ हैं। ठीक है। 3rd में है वनस्पति प्रजातियाँ। ठीक है। और 4th में क्या है, ये जो साइट्स के अंतर्गत जो सूचीबद्ध प्रजातियां है ना, वो अनुसूची 4 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है ना, उसकी प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है। दूसरी बात, क्या इन चारों में जो भी शामिल है, या फिर अनुसूची 1st और 2nd में जो शामिल है, क्या उन वन्यजीवों को अपन कभी नहीं मार सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। धारा 11 और 12 क्या कहती है कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है ना, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, वो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट स्थितियों में उस जीव का वध किया जा सकता है। क्या कंडीशन है? या तो मानव जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया हो, जानवर के पूरी तरीके से स्वास्थ्य ऐसा हो गया कि अब वो जी सकने लायक नहीं है, और मतलब बहुत ज़्यादा रोग से पीड़ित है, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करना है जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैज्ञानिक प्रबंधन है, तो उसके अंतर्गत वन्य जीवों का शिकार, उसका आखेट की अनुमति कौन दे सकता है? मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, यानी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। अगर ये अनुमति नहीं देगा तब तक उसको उसका शिकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अनुसूची 1st के अंतर्गत जो भी वन्य जीव है ना, उनका अगर ट्रांसफर करना है, जैसे गिर से अपन बर्दा में मान लो शेरों को ट्रांसफर करेंगे, तो केंद्र सरकार से और किसी अन्य वन्य जीव के लिए, मतलब जो जिस राज्य में उसका ट्रांसफर करना है, उस राज्य सरकार से पूर्व अनुमति आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखिए, नगोया प्रोटोकॉल क्या कहता है? आपको पता है कि अगर मतलब किसी प्राकृतिक चीज़ों की वजह से, औषधियों की वजह से आपने कोई नई औषधि बनाई और उसको आप बेच रहे हो, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी कंपनी, तो जिस क्षेत्र से वो बनाई है ना, वहाँ की जनजातियों के साथ में आपको लाभ साझाकरण करना पड़ेगा, है ना। नगोया प्रोटोकॉल यही कहता है, 2010 में आया था, जो CBD के अंतर्गत है। ठीक है, जैव विविधता विषमय के अंतर्गत, कि यह विधिक रूप से बाध्यकारी एक समझौता है जिसके अंतर्गत आप आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्याय संगत और समान वितरण सुनिश्चित करेंगे वहां की जनजातियों के साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता पर अभिसमय CBD क्या है? देखिए, CBD एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, आपको पता है, रियो सम्मेलन 1992। उसके बाद में ये मतलब इसको अपनाया गया था, जैव विविधता अभिसमय को, 1992 में। 196 देश हैं, भारत भी इसका सदस्य है। भारत ने इसी के अंतर्गत जैव विविधता एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 को अधिनियमित किया था अपने संसद से। इसके कौन कौन से प्रोटोकॉल है? कार्टागोना, जो कि जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल है,
है ना। और जो पहुंच और जो लाभ साझाकरण वाला जो प्रोटोकॉल है आपको पता है, नगोया प्रोटोकॉल 2010 वाला। ठीक है, ठीक है। अब एक कोई जनजाति केरल की थी, कानी आदिवासी समुदाय, कानी। आपको याद रखना है, अगर मिलान में पूछ ले कि कानी समुदाय कहाँ का है तो केरल का है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें जो संकटापन जो प्रजातियां है ना, उनके मतलब क्या कहते हैं, मतलब डीएनए वगैरह को यूज़ करके आप उसके भविष्य के संरक्षण को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें घड़ियाल और स्लॉथ बियर जो भालू है ना, उसको शामिल किया गया। स्लॉथ बियर की कुछ स्पेसिफिक जानकारी आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि ये शीत निद्रा नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं करते। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो अंटार्कटिका में या फिर शीत क्षेत्रों में जो भी भालू पाए जाते हैं ना, वो शीत निद्रा करते हैं। ठीक है, लेकिन ये शीत निद्रा नहीं करते। स्लॉथ बियर प्रोजेक्ट 2025 में स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, और ये एशिया का पहला समर्पित स्लॉथ भालू अभ्यारण्य है। ठीक है, ये तीनों डेटा आपको एकदम नोट करने हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। प्रोजेक्ट चीता की बात करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट टाइगर दोनों अलग है। ठीक है, टाइगर भी अलग है और चीता भी। देखिए, भारत और बोत्सवाना है ना, उसके बीच में 8 चीतों को भारत लाने की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में था, प्रोजेक्ट चीता कब हुआ है स्टार्ट? 2022 में। ठीक है, अब भारत में चीता आपको पता है 1952 के बाद में विलुप्त हो चुके थे, तो विलुप्त हो चुकों को भारत में वापस से बसाया गया है। ठीक है, आपको पता है कूनो नेशनल पार्क में भी इनको लाया गया था। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका से, नामीबिया से। तो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? एनटीसी है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत काम करती है। अब देखिए, एशियाई चीता और अफ्रीकी चीता में क्या अंतर है? ठीक है, इसको आप थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। ये दोनों ही परिशिष्ट फर्स्ट में साइट्स के। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची फर्स्ट में भारतीय चीता या फिर जो एशियाई चीता है ना, ईरान में पाया जाता है ओनली। एशियाई चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और जो अफ्रीकी चीता है वो वल्नरेबल है ना। विश्व का सबसे तेज स्तनपायी है, भारत में विलुप्त हो जाने के बाद में हो जाने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी है, 1952 में विलुप्त हो चुका था। चीता दहाड़ता नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं दहाड़ता। कौन कौन दहाड़ते हैं? जो बिग कैट्स है ना, 7 बिग कैट्स है, शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर, ये चारों दहाड़ते हैं। चीता नहीं दहाड़ सकता। ठीक है, एशियाई चीता केवल पूर्वी ईरान के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, और भारत में आधिकारिक रूप से 1952 में इसको विलुप्त घोषित कर दिया था। अभी सबसे ज़्यादा चीता कहाँ पर पाए जाते हैं? तो नामीबिया में। हालांकि बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका के कुछ देशों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना वो नामीबिया में। देखिए, टाइगर रिजर्व के ऊपर कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि उनके संरक्षण के लिए उनके कोर क्षेत्रों को और ज़्यादा संरक्षित किया जाए, वहाँ पर जो पर्यटन है उसको नहीं किया जाए। ठीक है, और अगर मानव और वन्य जीव का संघर्ष होता है तो उसको प्राकृतिक आपदा के रूप में आप दर्ज करें, क्योंकि अगर प्राकृतिक आपदा के रूप में आप उसको दर्ज करेंगे तो उसको सही से आप मतलब संभाल पाओगे। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसको संभाला जाएगा। मानव मृत्यु के स्थिति में 10 लाख तक का जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में स्टार्ट हुआ था, है ना। बफर क्षेत्र में सीमित पर्यटन की अनुमति है, लेकिन जो कोर क्षेत्र है ना वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते आप। ठीक है, हालांकि मतलब मानव जीवन के लिए अगर कोई रिसर्च करना ज़्यादा जरूरी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है, और जो लेटेस्ट है ना वो मध्य प्रदेश में माधव टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, इन दोनों को याद रखना। सॉरी दोस्तों, देखिए, एनटीसीए की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन के बिना सीमाओं में परिवर्तन नहीं हो सकता। जो टाइगर रिजर्व है ना उनकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं हो सकता एनटीसीए की सिफारिश के और वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन के बिना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? देखिए, अभी लेटेस्ट ये न्यूज़ में क्या था, क्योंकि इसके मुख्यालय के समझौते को लेकर बात हो रही थी कि इसका मुख्यालय भारत में अब स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब भारत के लिए अच्छी चीज़ है, तो आपको इससे रिलेटेड कुछ जानकारी याद होनी चाहिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में भारत द्वारा स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। ठीक है,
एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 7 बिग कैट्स को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्यूमा और जगुआर को छोड़ करके सभी भारत में पाए जाते हैं। 5 बिग कैट्स इंडिया में पाई जाती है, लेकिन जगुआर और प्यूमा नहीं पाई जाती, ठीक है। और ये सभी वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 की अनुसूची फर्स्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। 150 करोड़ रुपए की राशि भी इन्होंने भारत ने मतलब जारी करी थी, और कम से कम दो वर्ष में एक बार इसको आयोजित किया जाता है, इस मीटिंग को, ठीक है। स्मॉल कैट्स पे कुछ जानकारी है, ज़्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जंगली कैट जो है ना, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली छोटी बिल्ली है, ठीक है। और सबसे छोटी जंगली बिल्ली कौन सी है? रस्टी स्पॉटेड कैट, ठीक है। बड़ी बिल्लियों में जैसे बाघ और शेर में कुछ हॉइड ग्रंथि होती है, हड्डी होती है, लचीली होती है, उसकी वजह से वो दौड़ सकते हैं, लेकिन यही हॉइड जो हड्डी है वो छोटी बिल्लियों में कठोर होती है, इसलिए वो गुर्राने की आवाज़ करती है, ठीक है, दहाड़ नहीं पाते। इनमें से कुछ ज़्यादा जरूरी है नहीं, तो बस एक चीज़ याद रखना कि कैराकल क्या है। अगर पूछ ले भाई कैराकल क्या है, तो एक बिल्ली है, कैट है, ठीक है। भारत में हाथियों की स्थिति देखिए, डीएनए आधारित पहली गणना हुई है भारत हाथियों की, और वनों में रहने वाले एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? भारत में। कुछ फैक्ट्स है कि पश्चिमी घाट में जंगली हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। उसके बाद में उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ, और फिर है ब्रह्मपुत्र का मैदान। राज्यों की बात करें तो एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? कर्नाटक में। उसके बाद असम, तमिलनाडु और केरल का स्थान आता है, ठीक है। एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी आपको पता है, ठीक है। इसकी 3 उपप्रजातियां भारतीय, सुमात्राई, श्रीलंकाई, ठीक है। माता प्रधान व्यवस्था होती है। समूह का नेतृत्व एक मादा द्वारा किया जाता है। स्तनधारियों में सबसे लंबी गर्भावधि होती है इसमें 22 माह तक की, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अनुसूची फर्स्ट में है, साइट्स की परिशिष्ट फर्स्ट में, इंडेंजर्ड स्थिति है। एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में कुछ तुलनाएं हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, ज़्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब एक चीज़ है कि जो नर और मादा होते हैं दोनों के बड़े बड़े दांत होते हैं अफ्रीकी हाथियों में, लेकिन कुछ नर हाथियों में ही होती है, एशियाई हाथियों में बाकी दांत मतलब होते नहीं हैं। मादा हाथियों में तो ऑब्वियसली नहीं होते। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। और विश्व मगरमच्छ दिवस 2025 के 17 जून को, ठीक है, इसकी स्वर्ण जयंती पर कुछ इनिशिएटिव लिए गए, हाँ। और उसमें जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये स्टार्ट कब हुआ था? 1975 में, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, ठीक है। ओडिशा की विशेष भूमिका क्या है? ओडिशा क्या है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर मगरमच्छों के तीनों जो नेटिव प्रजातियाँ हैं ना, उनके संरक्षण केंद्र मौजूद है। और ये संरक्षण केंद्र घड़ियाल के लिए टिक्करपाड़ा सतकोसिया, खारे जल के मगरमच्छ के लिए डांगमल भितरकनिका, और मगर के लिए रामतीर्थ सिमलीपाल है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। घड़ियाल के लिए संरक्षण केंद्र राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, आपको पता है एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के राज्यों तक विस्तृत है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी में, गंडक नदी में भी इसका संरक्षण होता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, सोन गढ़िया अभ्यारण्य एमपी, ठीक है, यहाँ पर इसकी उपस्थिति देखी जाती है। भारत में विश्व की लगभग 80% प्राकृतिक पर्यावरण वाली घड़ियाल मौजूद है। देखिए एक बात आपको याद रखनी है कि ये तीनों ही जो घड़ियाल होती है ना, खारे पानी का मगरमच्छ, मार्श मगरमच्छ और जो घड़ियाल है, ये तीनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची फर्स्ट में है, साइट्स की परिशिष्ट फर्स्ट में है ना। लेकिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड सिर्फ घड़ियाल है, ठीक है, बाकी वल्नरेबल और लीस्ट कंसर्न है। देखिए घड़ियाल सबसे अलग प्रजाति है इसमें कि उसकी तो लंबी जो थूथन होती है ना, वो बहुत पतली और लंबी होती है, ठीक है। ओडिशा के भितरकनिका वाले क्षेत्र में इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। नदी डॉल्फिन पर बात करते हैं कि भारत का पहला व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या आकलन हुआ है ना। गंगा नदी डॉल्फिन की तो संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिंधु नदी डॉल्फिन केवल 3 ही बची है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में उसके बाद का स्थान है, ठीक है। डॉल्फिन एक अम्ब्रेला प्रजाति, यानी कि अगर इसका संरक्षण कर देंगे तो उसके पर्यावास से रिलेटेड संरक्षण हो जाएगा, जैव विविधता का संरक्षण हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं जो जल प्रदूषण है उसके संकेतक भी होते हैं कि अगर जनसंख्या कम होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर जल प्रदूषित हो चुका है,
ठीक है। कुछ फैक्ट्स है, गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन दोनों ही इंडेंजर्ड है। ठीक है। साइट्स की अनुसूची फर्स्ट में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के परिशिष्ट फर्स्ट में, इसका मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। स्थानीय नाम इनका सूसू है। क्यों? क्योंकि श्वसन के दौरान उत्पन्न ध्वनि इस तरीके की निकालती है। ठीक है। गंगा का टाइगर कहते हैं। सिंधु नदी डॉल्फिन पंजाब का राजकीय पक्षी है, जीव है, सॉरी, इसको भूलन भी बोलते हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में लाया था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। चंबल नदी संरक्षण केंद्र डॉल्फिन संरक्षण केंद्र घोषित हुआ है। और भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पटना, बिहार में। ठीक है। वल्चर से रिलेटेड देखिए, आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि 4 वल्चर्स है ना, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है। इंडियन वल्चर है ना, इंडियन वल्चर, वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है। तो आपको ये याद करना है कि कौन कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन कौन से लीस्ट कंसर्न्ड है, कौन कौन से इंडेंजर्ड है। इसमें से कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं कि सभी गिद्धों को जो प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम है ना, अपन ने ऊपर पढ़ा भी था स्लॉथ बियर के लिए, इसके अंतर्गत इनको भी शामिल किया गया। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 की अनुसूची फर्स्ट में। गिद्ध के लिए जो संरक्षण प्रजनन केंद्र है ना, वो रानी असम में और पिंजौर हरियाणा में 2 जगह स्थित है। और झारखंड के कोडरमा जिले में गिद्ध रेस्तरा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊँटों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है। सबसे ज़्यादा ऊँट राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है। ऊँटों की जो कुबड़ होती है ना पीठ पर, उसमें वसा का भंडारण होता है, ना कि पानी का। पानी कहाँ स्टोर करते हैं? वो रक्त कोशिकाओं में, ब्लड सेल्स में, है ना। ठीक है। आपने देखा होगा किसी मूवी वगैरह में देखा होगा 2 कुबड़ वाला बैक्टीरियन ऊँट, जो कि अपना इंडिया में कहाँ पाया जाता है? लद्दाख वाले क्षेत्र में, जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र है ना, वहाँ पर। इसमें बर्फ़ खाने की क्षमता होती है। ठीक है। लद्दाख वाले ऊँट में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल किया गया। बस ऊँट से रिलेटेड इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको स्थापित किया गया। वही आपने देखा पढ़ा होगा, जो मिशन थे ना, 8 मिशन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के, उसमें से एक ये भी है। शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। ठीक है। वही टारगेट है, अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना, आंशिक वित्त पोषित कौन करेगा? कैंपा फंड से इसको वित्त मिलेगा। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत इसकी प्रमुख रणनीतियाँ क्या है? देखिए, अति नाजुक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, निधियों को तैयार किया जाएगा, वित्त की व्यवस्था की जाएगी, कार्बन मार्केट का लाभ उठाना, और जो प्रशिक्षित युवा है उनको ग्रीन इंडिया फोर्स के रूप में इनको रखा गया है। देखिए, भारत की जो वन्य स्थिति रिपोर्ट है ना 2023, उसके अनुसार अभी कुछ मतलब अपडेट आपको देखे गए हैं कि 2021 के आकलन के अनुसार 24.62% वन थे, लेकिन अभी इसकी जो 2023 में जो अपडेट आया उसकी संख्या बढ़ गई, यानी 25.17% के आसपास वन की जो वृक्षावरण या फिर वन है, कुल वन है, उसकी परसेंटेज बढ़ गई है। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है ना, वो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में हुई है। 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके कुल वनावरण क्षेत्र 33% से अधिक है, जो कि अपना टारगेट भी है। ठीक है। उससे ज़्यादा है कितने? 19 में। 75% से अधिक वनावरण वाले क्षेत्र सिर्फ 8 है, 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। शीर्ष 3 राज्य, आपको ये फैक्ट जरूर याद रखने पड़ेंगे क्योंकि सवाल सीधा पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पर वन क्षेत्र है, प्रतिशत के अनुसार यहाँ पर है। क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल। प्रतिशत के अनुसार लक्षद्वीप, मिजोरम। ये दो चीज़ें याद रखनी बस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन वेटलैंड्स, कोस्टलैंड्स और ओशियंस से रिलेटेड कुछ अगर अपडेट्स आई है तो उन पर बात करेंगे। ठीक है। देखिए, यूएन की हाई सी ट्रीटी आपको न्यूज़ में देखी गई थी। क्यों देखी गई थी? इसका मेन कारण है कि मतलब एक BBNJ समझौते को लागू किया गया है ना, और इसे खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि या हाई ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, अगर जब ये प्रभावी होगा। ठीक है।
अब इसमें क्या है कि भाई इसने भारत ने भी इसको हस्ताक्षरित तो किया है, मतलब साइन तो किया, लेकिन अभी तक उसका अनुसमर्थन नहीं किया कि हम भी इसको अपनाएंगे, अपने देश में भी ऐसा कोई एक्ट लाएंगे इसके अनुमोदन के बेस पर। अनक्लॉज में कोई शामिल नहीं है, फिर भी वो BBNJ समझौते में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख स्तंभ क्या? जैव विविधता को संरक्षित करना, पर्यावरणीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको संरक्षित करना है। ठीक है, यही सारी चीज़ें। अब देखिए अनक्लॉज को पढ़ते ही, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। इसको 1982 में अपनाया था और 1994 में इसको लागू किया था। ठीक है, 171 सदस्य देश है और हाल ही में 2025 में किर्गिस्तान ने इसका अनुसमर्थन किया है, शामिल हो गया। ठीक है, कौन? किर्गिस्तान, याद रखना। देखिए एक आंतरिक जल क्षेत्र होते हैं, उससे 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी होता है, प्रादेशिक समुद्र, उससे आगे 12 नॉटिकल माइल सन्निहित क्षेत्र। ठीक है, और फिर आंतरिक जल क्षेत्र से 200 नॉटिकल माइल तक क्या होते हैं? अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, और समुद्र जो आंतरिक जल क्षेत्र से 12 नॉटिकल माइल तक अपना राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र होता है, जहाँ पर अपन निर्बाध रूप से उस हवाई क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा भाई आपको अनुमति लेनी होगी अगर दूसरे राष्ट्र के हवाई क्षेत्र में आपको जाना है तो। ठीक है, अब देखिए जो प्रादेशिक समुद्र है वो उसमें तटीय राज्य की संपूर्ण संप्रभुता होती है इस वाले क्षेत्र में। जो सन्निहित क्षेत्र है ये, इसमें भाई सीमा शुल्क लगा सकते हो, स्वच्छता सुरक्षा के लिए आपके जो प्रवर्तित अधिकार होते हैं उसको लागू कर सकते हो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 200 समुद्री मील तक का आपके पास अधिकार होता है, जिसमें आप समुद्री संसाधनों का अन्वेषण कर सकते हैं और उस पर आपका संप्रभु अधिकार होता है। हाई सी में आप नौवन कर सकते हो, उड़ान कर सकते हैं, मत्स्यन कर सके, लेकिन सब प्रभुता नहीं होती। आप उसका सॉवरेन अधिकार आपका नहीं होता कि आप उसको उसके संसाधनों का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन की अभी COP15 मीटिंग हुई थी विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक अंतर सरकारी संधि है जो कि 1971 में ईरान के रामसर में अपनाई गई थी और 1975 से ये प्रभाव में आ गई थी। भारत 1982 में शामिल हुआ था, मतलब भारत संस्थापक सदस्य इसका नहीं था। ठीक है, कुछ 9 मानदंड होते हैं, उसमें से अगर आपने एक को भी पूरा किया है तो आपको रामसर साइट के रूप में आपको घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश है UK। सबसे बड़ा रामसर स्थल कहाँ पर है? रियो नेग्रो, ब्राज़ील। भारत में 96 रामसर साइट्स हैं और एशिया में ये सर्वाधिक है, हाईएस्ट। ठीक है, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है? मतलब ऐसी आर्द्र भूमियां जो कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण बहुत ज़्यादा संरक्षण की जरूरत हो गई है। भारत में 3 थी, केवलादेव, लोकटक झील और चिल्का। चिल्का को इसमें सफल संरक्षण प्रयासों के बाद में इसको अब हटा दिया गया, लेकिन अभी भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का और लोकटक झील मणिपुर मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में अभी भी शामिल है। मतलब इनका संरक्षण अभी एक उच्च स्तरीय संरक्षण की जरूरत है। ठीक है, ब्रिज कार्यक्रम क्या है? इसको लैंगिक समावेशन और महिला नेतृत्व के लिए अनुदान के रूप में स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखिए इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन के रूप में सम्मानित किया गया। इंदौर की सिरपुर झील और उदयपुर की जो 5 मुख्य आर्द्र भूमियां हैं, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई, इनको शामिल किया गया। तो ये आपको फैक्ट याद रखने। देखिए नई रामसर साइट्स आपको याद रखना है, राजस्थान की 3 है, बिहार की 3 है और छत्तीसगढ़ से 1 है। राजस्थान की 3 कौन कौन सी है? खींचन रामसर स्थल, फलौदी। ठीक है, सिलीसीड अलवर की जो कि सरिस्का के बफर क्षेत्र में स्थित है और एक कृत्रिम जलाय यानी मानव निर्मित है। ठीक है, मेना रामसर स्थल उदयपुर में स्थित है। देखिए अब कंफ्यूजन वाली 2-3 चीज़ें आएगी। उदयपुर झील अगर पूछ ले कि भाई रामसर साइट है कहाँ पर स्थित है, आप सीधा टिक मार दोगे राजस्थान, उदयपुर नहीं, ये बिहार में स्थित है। गोगाबिल बिहार में, गोकुल जलाशय बिहार में और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, इनकी कुछ स्पेसिफिक जानकारी अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, इससे जैसे ज़्यादा जरूरी है नहीं इतना डिप में जाके नहीं पूछेंगे वो। ठीक है, वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? केरल में, और केरल का सबसे बड़ा आर्द्र जल का मतलब सोर्स है। ठीक है, डल झील यहाँ पर खेलो इंडिया वाटर गेम्स को स्टार्ट किया था, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, प्रवाल विरंजन क्या होता है? देखिए प्रवाल 2 चीज़ों से मिलकर बना है, तो पॉलिप जीव होते हैं और शैवाल इन दोनों के बीच में सहजीवी संबंध होते हैं, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, शैवाल उसको मतलब पॉलिप को रंग प्रदान करते हैं, है ना, और क्या कहते हैं खाना प्रदान करते हैं, और जो
जो पॉलिप है ना वो उसको शैवाल को स्थिति मतलब एक क्या कहते हैं एक बेस प्रदान करते हैं जहाँ पर वो फल फूल सकते हैं। ठीक है। देखिए प्रवाल भित्तियों में सबसे, अब ये फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए आपको पता, आपको ऐसे लगेगा कि लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रवाल है, गलत है। अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति क्षेत्र है ना वो मौजूद है, उसके बाद में लक्षद्वीप है। ठीक है। तूफान की गति को कम कर सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, कार्बन सिंक के रूप में उपयोग होते हैं। इसको बायो रॉक टेक्नोलॉजी के बेस पर इसको संरक्षित किए जाने की व्यवस्था की गई है। और 3D प्रिंटेड रीफ संरचना, कोरल क्रायो प्रिजर्वेशन, इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। ये इसके संरक्षण के कुछ प्रयास हैं। ठीक है। विश्व की लगभग 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये ट्राइंगल है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ठीक है। तो यहाँ पर इसको कोरल ट्राइंगल के रूप में भी जाना जाता है। और विश्व की कितनी? 1/3 मतलब 33% के आसपास। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ, आपको पता ही है। सेम अगर परियोजना आ जाएगी, सेम परियोजना किससे रिलेटेड है? आप सीधा बोल देंगे मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत संधारणीय जलीय कृषि को बढ़ावा देना, है ना, यानी खारे जल में भी इन पादपों को उगाया जा सके। ठीक है, ऐसी कंडीशन को बनाना। भारत में मैंग्रोव की स्थिति क्या है? देखिए कुल क्षेत्रफल का 0.15% है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में, उसके बाद में गुजरात में और उसके बाद में अंडमान निकोबार। आपको सीक्वेंस याद रखना, पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ज़्यादा जरूरी है नहीं। ये देखिए इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग प्रमाणन, महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को इसमें शामिल किया गया है। श्रीवर्धन, नागांव, पन्नाका, गुहार और लाड़गढ़। ये विश्व स्तर का मान्यता प्राप्त इको लेवल है, मतलब कि ऐसे बीचेस जिनका संरक्षण ठीक से किया जा रहा है, सफाई व्यवस्था ठीक से चल रही है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र वहाँ का अच्छा है। ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। डेनमार्क की एक गैर सरकारी संगठन है फी करके, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। स्वच्छता, सुंदरता, पर्यावरणीय संधारणीयता जैसे 33 मानदंडों को पूरा करना है। जो भी पूरा करता है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल में एक भी ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाला बीच है ही नहीं। अंडमान निकोबार में है, श्रीलंका में, अपने लक्षद्वीप में भी है। ठीक है, बाकी सभी राज्यों में, तटीय जितने भी राज्य हैं बाकी सब में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर पूछ ले हैसरघट्टा घास भूमि संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में। एक घास भूमि पहले गुजरात की भी थी, न्यूज़ में थी, वो सवाल आया भी था। आपको कमेंट करके बताना है कि वो गुजरात की घास भूमि कौन सी थी जो कि न्यूज़ में थी उस टाइम, और प्रीवियस ईयर में इसका सवाल भी आ रहा है। ठीक है। कर्नाटक में बेंगलोर के पास जो हैसरघट्टा झील है उसमें स्थित है घास के मैदान, और ये बेंगलोर क्षेत्र में एकमात्र बचा हुआ अंतिम घास क्षेत्र पर्यावास है। तो बेंगलोर की स्थिति काफ़ी खराब है भाई। ग्लोबल ओशियन डार्कनिंग, देखिए ओशियन डार्कनिंग क्या होगा कि समुद्र की गहराई तक प्रकाश का नहीं पहुंच पाना, जो सूर्य प्रकाश है। 200 मीटर तक की गहराई वाली जो परत होती है ना, वो प्रकाशिक मंडल होती है, यानी फोटिक जोन होता है जहाँ पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचा जाता है। लेकिन पॉल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से जो कृषिगत अपवाह होता है समुद्रों में, भारी वर्षा के कारण जो पोषक तत्वों की उपस्थिति बढ़ गई है समुद्रों में, उसके कारण पानी जो है ना इतना छिछला रहा नहीं है, वो काफ़ी गहरा हो गया, डार्कनिंग हो गई है उसकी, और उसी वजह से काफ़ी गहराई तक अब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ठीक है। ब्लू वॉशिंग क्या होती है? देखिए भ्रामक विपणन रीति, देखो वॉशिंग का मतलब होती है विपणन रणनीति, ऐसी एडवर्टीजमेंट की रणनीति आपकी जिसकी वजह से आप बड़ा चढ़ा के किसी चीज़ को दिखा रहे हो। जैसे ग्रीन वॉशिंग आया था PYQ में, वो पर्यावरण अनुकूल दिखाने के लिए आपको कोई भी कंपनी अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाएगी कि हम एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते। उसी तरह है ब्लू वॉशिंग, यानी कि कोई भी कंपनी जो सामाजिक रूप से जो आपका उत्तरदायित्व है, नैतिकता जो है, सतत जो व्यावसायिकता है, मतलब आप ऐसा बिजनेस करेंगे जिसकी वजह से सामाजिक उद्धार हो, तो आप उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो। बस वही है। पिंक वॉशिंग LGBT से रिलेटेड है। ठीक है। अब सुर्खियों में कुछ संगठन रहे हैं, उसको देखिए हर संगठन को याद नहीं करना, बस ये है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा देखेंगे अपन। साइट्स क्या है? वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय जो प्रजातियां होती है ना, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, अगर आप शामिल हो सकते हैं तो आपको है, बाकी कोई बाध्यकारी समझौता नहीं है। लेकिन अगर आप शामिल हो गए तो आपके ऊपर जो भी नियम कानून होंगे ना वो बाध्यकारी होंगे, लेकिन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेंगे। मतलब आपकी राष्ट्र के जो एक्ट है वो सर्वोपरि होंगे,
लेकिन फिर भी अगर आप इसमें शामिल हो गए हो तो इसकी बातों को आपको मानना पड़ेगा। 1975 में इसको प्रभाव में लाया था, भारत ने 1976 में इसका अनुमोदन किया था, लेकिन फाउंडिंग मेंबर नहीं है भारत। ठीक है। साइट्स की कुछ पहले है माइक प्रोग्राम चलाया था, हाथियों का जो अवैध शिकार होता था ना उसको रोकने के लिए। ठीक है। यूपो ये ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, आईबैट। ठीक है। जैव विविधता से जुड़े जोखिमों की कार्रवाई करने के लिए एक डेटा उपकरण और मार्गदर्शन प्रदान करना है इसका सीधा सा एक उद्देश्य है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में इसको लाया गया था भारत में एक्ट के थ्रू। ठीक है। इसका जो मेन मुख्यालय नई दिल्ली में, फिर भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी इसकी उपस्थिति है। ये जितने भी एक्ट है ना, एनजीटी इस पे अपना मतलब कार्य क्षेत्र इसका व्यापक है, मतलब ये सारे एक्ट पे कार्रवाई कर सकती है अगर इससे रिलेटेड अगर मतलब जैव विविधता को हानि पहुंचती है ना। ठीक है। अपील दायर होने के 6 माह के भीतर भीतर इसका अंतिम निपटान करने का उत्तरदायित्व एनजीटी का है। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए अपना जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो खत्म हो गया, अब क्या है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रदूषण वाले चैप्टर। ठीक। आपको पता है यूएनएफसीसी की COP30 की मीटिंग हुई है, COP30। ठीक है। 30वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ब्राजील के बेलेम शहर में। और यूएनएफसीसी क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो कि जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क पर अपने अभियानों को लाती है ना। और जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, उसकी भी 10वीं वर्षगांठ को मनाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। COP30 ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इसमें कुछ इनिशिएटिव ऐसे लिए हैं ना, तो उसको एक एक लाइन याद रखनी है कि भाई बेलेम पैकेज है, एक एक चीज़ याद रखनी है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें प्रोविजन दे रखा है उसको डीपली नहीं जाना है। अगर एलिमिनेशन लग जाएगा तो उतने में ही लग जाएगा, है ना। और बाकी अगर इतना आप डीप पढ़ोगे वो कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है उसका। ठीक है। यूएनएफसीसी क्या है, इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में स्थित है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, आपको पता है ब्राज़ील में। 1994 में इसको अपनाया था। इसके अंतर्गत यूएनएफसीसी के अंतर्गत 3 अभिसमय को लाया गया है, कन्वेंशन है। एक तो रियो, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, यूएनसीबीडी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड यूएनसीसीडी कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, है ना, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। ठीक है। कॉप की पहली मीटिंग 1995 में बर्लिन में हुई थी, भारत भी सदस्य है। अब देखिए कुछ उपलब्धियां एक एक लाइन में याद रखना आपको, बस पॉइंट बना दो आप। बेलेम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको टेम्परेचर को कैसे भी करके पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसको नहीं बढ़ने देना है। ठीक है ना। अब ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर, ये एक एक पॉइंट बना दिया कि ये इनिशिएटिव लिए गए, बस सिंपल सी बात है। राष्ट्रीय अनुकूल योजना एवं कार्यान्वयन गठबंधन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, ठीक है, भारत भी इसमें शामिल है। फैसिलिटी मतलब कि वित्त प्रदान करेंगे। नेट जीरो भूमि निम्नीकरण के लिए समुत्थानशील कृषि निवेश, ठीक है। स्किलिंग JRD+ गठबंधन, बाकू से बेलेम रोड मैप, ठीक है। वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य, बाकू अनुकूलन रोड मैप, इसमें क्या था कि 2026 से 28 की अवधि के लिए कार्य योजना को स्वीकृत किया गया। इसमें रोड मैप को पेरिस समझौते के अगले वैश्विक स्टॉक टेक के लिए लागू करेगा ये। फिनी क्या है, फास्टरिंग इन्वेस्टिबल नेशनल इम्प्लीमेंटेशन, अनुपालन कार्बन बाजारों पर मुक्त गठबंधन, हरित औद्योगिकरण के लिए बेलेम घोषणा पत्र, ठीक है। पावर ग्रिड के विस्तार के लिए तीव्रता लाने की योजना, कोयला ट्रांजिशन को गति देने की योजना, संधारणीय ईंधन पर बेलेम 4X संकल्प, बेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना, बेलेम लैंगिक कार्य योजना, ये सारी चीज़ें एक एक लाइन में आपको याद रखना है ना, इसके डिटेल में नहीं जाना आपको। भूखमरी, गरीबी, जन केंद्रीय जलवायु कार्यवाही पर बेलेम घोषणा पत्र, 2030 की रणनीति, एकीकृत अग्नि प्रबंधन पर और वनाग्नि के लिए कार्रवाई का आह्वान किया गया, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण में सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड लाया गया, है ना। ये पहला विश्व का ऐसा इम्पैक्ट बॉन्ड है जो कि मौसम और जलवायु डेटा पर कार्य करेगा, ठीक है। जलवायु स्वास्थ्य वित्त पोषक गठबंधन, ठीक है, पैस है, ठीक है, बहुस्तरीय शासन पर समाधान को गति देना, अत्यधिक गर्मी के विरुद्ध वैश्विक मोतीराव या फिर बीट द हीट कार्यान्वयन अभियान, COP30 में इसको UNEP द्वारा लाया गया, UNEP। फूड वेस्ट बैक थ्रू, UNEP के नेतृत्व में COP30 में इसको स्टार्ट किया गया। ओशन बैक थ्रू डैशबोर्ड, ठीक है,
इसमें क्या 2050 तक 35% उत्सर्जन को घटाना है समुद्री क्षेत्रों में। ग्लोबल नेटवर्क फॉर रीजनरेटिव सिस्केप, ठीक है, वन ओशन पार्टनरशिप पुनर्योजी ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत इसको लाया गया। मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड ओशन हेल्थ, नो ऑर्गेनिक वेस्ट, देश भूमि स्वामित्व प्रतिबद्धता, ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट गठबंधन, जिसमें ब्राजील, भारत और केनिया के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संसाधनों द्वारा इसको लाया गया। ठीक है, ये है चीज़ें। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, इनको एक एक लाइन जो अपन ने आगे ऊपर डिस्कस किया ना उसको रोक रोक के आप एक एक लाइन में उसको नोट के रूप में बना देना, उससे ज़्यादा जरूरी है नहीं। ग्रीन क्लाइमेट फंड देखिए कानकुन समझौते में स्थापित किया गया था COP 16 में, ठीक है ना, COP 16 कानकुन कहाँ पर है, मैक्सिको में। विश्व का सबसे बड़ा जलवायु कोष है और जो NDCs लाई जाती है ना सरकारों द्वारा उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है और उसे अर्जित करने में सहायता करता है, फंड प्रदान करता है कुल मिलाकर के। ठीक है, ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंजर्वेशन, ठीक है, ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंजर्वेशन क्या है कि भाई ब्राज़ील और फ्रांस ने COP 30 में इसको लॉन्च किया और कार्बन को अवशोषित करना, जो टेम्परेचर है उसको विनियमित करना, है ना, अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। लीड IT आपने पता है भाई COP 30 में लीड IT उद्योग क्षेत्र के नेतृत्वकर्ताओं ने एक गोलमेज सम्मेलन किया था। लीड IT को 2019 में लाया था भारत और स्वीडन ने मिल करके, ठीक है, और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको समर्थित भी किया गया। मैंने टारगेट किया कि 2025 तक जितने भी भारी उद्योगों से उत्सर्जन जो भी होता है ना उसको नेट जीरो तक लाना। ठीक है, NDCs प्रत्येक 5 साल में अपडेट होते हैं। भारत के पंचामृत आपको पता है ना, इसका नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये अपडेट हो जाएंगे अभी, मतलब प्रीलिम से पहले इसका अपडेट आ जाएगा, तो उसको अपडेट चीज़ों को ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये फिलहाल आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, इनमें से ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। देखिए ग्रीन क्रेडिट, एक न्यूज़ में रहा था कि ग्रीन क्रेडिट का मतलब क्या है, जैसे कार्बन क्रेडिट है, कार्बन उत्सर्जन को मतलब विनियमित करना, उसी तरह ग्रीन क्रेडिट है, मतलब एक ग्रीन क्रेडिट का मतलब है एक नया वृक्ष लगाना, ठीक है, जो 5 वर्ष से अधिक ज़्यादा पुराना होना चाहिए। दिसंबर 2023 में COP 28 में इसको लाया गया था, ठीक है, और मिशन लाइफ का भी इसको समर्थन मिला है। इसमें वृक्षारोपण है, अपशिष्ट प्रबंधन है, ठीक है, इसका व्यापार भी किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पेरिस जलवायु समझौता 2015, इसका आर्टिकल 6 क्या कहता है, उसके अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करना अनिवार्य कर दिया है ना। COP 29 देखिए बाकू अजरबैजान में हुआ था, COP 30 बेलेम ब्राज़ील, ठीक है, और COP 31 कहाँ होगा आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये ट्रॉय का होता है, मतलब 3 राष्ट्र मिलके, बाकू, बेलेम और अभी जो होगा 2031 में, इसको आपको कमेंट में बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते में अंतर आप एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में प्रभाव में आया था, जो ओजोन परत को जो डिप्लीट करते हैं ना, उन सब्सटेंसेस को धीरे धीरे करके हटाना, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद में देखिए एक किगाली प्रोटोकॉल आया था इसमें शायद, है ना, इसका अपडेट कहाँ दे रखा है, ठीक है, हाँ देखिए किगाली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना 1987 में आया था। और क्यों लाया गया था, क्योंकि जो ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं ना उनको हटाना उपयोग में से, वैश्विक रूप से बाध्यकारी संधि है। लेकिन इसको धीरे धीरे आप देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटा दिया गया, सारी चीज़ें धीरे धीरे हटती गई। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन था एक सब्सटेंस, 2016 में इसको हटाने के लिए किगाली संशोधन लाया गया था, ठीक है, 2016 में। हालांकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ODS तो नहीं था, यानी कि ओजोन को तो कोई नुकसान नहीं होता था इससे, लेकिन ये काफ़ी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस थी। तो देखिए आप तो ओजोन को बचा रहे हो, दूसरी साइड ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन हो रहा था, तो ये तो एक गलत बात है, तो इसको हटा दिया, ठीक है। और अब लगभग वैश्विक स्तर पर जो प्रतिबंधित जो भी सब्सटेंसेज है ना ODS, उसमें 99% को उन्मूलित किया जा चुका है, ठीक है। वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट जीरो फ्रेमवर्क, मार्पोल कन्वेंशन आपको पता है, ठीक है, जो कि जो पोत परिवहन से जो भी उत्सर्जन होता है उसको रोकने के लिए लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है ना, ये समुद्री परिवहन की सुरक्षा और संरक्षा को
को ध्यान में रखता है। 1948 में जिनेवा में इसको आयोजित एक सम्मेलन में इसको अपनाया गया था। 176 देश है, भारत सदस्य है। इसके दो अभिसमय हैं, सोलास और मार्पोल, इसको याद रखना, ठीक है। और क्या देख सकते हैं इसमें, मिथेन उत्सर्जन को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए भारत 2019 में ये जो जलवायु और स्वच्छ वायु संघ है ना, इसमें शामिल हुआ था, है ना। वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025 क्या दिखाती है कि जो वायुमंडलीय मीथेन है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में सबसे बड़ा कारक है जलवायु परिवर्तन का, है ना। गृह तापमान का लगभग 1/3 मीथेन है। ये CO2 से 80 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन कम समय तक रहता है। CO2 ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, ठीक है। भारत चीन और अमेरिका के बाद में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है, एग्जाम में आप सीधा इसको देखेंगे, श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ। देखिए कुछ ग्लेशियर्स हैं, उनकी स्थिति, उनकी लोकेशन को आपको ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं रखना इसमें। नेपाल का याला हिमनद, ठीक है, नेपाल का यामानद हिमनद क्यों न्यूज़ में, क्योंकि इसको मृत घोषित कर दिया, क्योंकि ये 66% तक संकुचित हो चुका है। पिजोल ग्लेशियर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। क्लार्क ग्लेशियर अमेरिका, ठीक है। ओकजोकुल आइसलैंड का, ठीक है। देखिए पता आपको, ग्लेशियर्स अगर पिघलेंगे तो एल्बिडो प्रभाव कम हो जाएगा, यानी कि जो सूर्य की किरणें पर परावर्तित होकर जाती थी ना, वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, और बर्फ़ पिघलेगी, ठीक है। उसके जो बर्फ़ पिघलेगी फिर ग्रीन हाउस गैसेज वहाँ से रिलीज होंगी, वो और तापमान को बढ़ाएगी, तो ये एक लूप पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैत्री-2 भारत के जो वित्त मंत्रालय है ना, उसने पूर्वी अंटार्कटिका में एक नए अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 की स्थापना की स्वीकृति दी है। अब तक आर्कटिक में इंडिया का एक है, हिमाद्री, और अंटार्कटिका में मैत्री है, भारती है, दक्षिणी गंगोत्री है, हालांकि ये अभी निष्क्रिय है, और एक है ये मैत्री-2, ठीक है। तो 4 हो गई, अंटार्कटिका में और आर्कटिक में हिमाद्री। अब आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए ये टर्मिनोलॉजी सीधे एग्जाम में आती है। मतलब ऐसा उच्च स्तर किसी भी तापमान का या फिर किसी भी स्थिति का जिसके बाद में परिवर्तन जो होना स्टार्ट होगा ना, उसको अपन बड़े बदलाव के रूप में देखेंगे और उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वापस से रिवर्स नहीं कर पाएंगे, है ना। आईपीसीसी ने बोला है, जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है ना, उसने बोला है कि क्लाइमेट टिपिंग एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद में जो भी परिवर्तन स्टार्ट होंगे ना, उसको अपन रिवर्स नहीं कर पाएंगे। समझ गए। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है कि जो भी पृथ्वी का जो दूसरा क्षेत्र है ना, वो जिस गति से गर्म हो रहा है, उस गति से ज़्यादा गति से गर्म क्या क्षेत्र हो रहा है, आर्कटिक, उसी को कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। सिंपल। आगे बढ़ते। गृह सीमा क्या है, मतलब ऐसी सीमा जिसके अंतर्गत अपन मानवीय जीवन अच्छी तरीके से जी सकते हैं, मतलब मानवीय जीवन संभव है उस सीमा के अंतर्गत। अगर उस सीमा को क्रॉस कर दिया फिर मानवीय जीवन संभव नहीं है। यूएनईपी क्या है, 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पश्चात इसको स्थापित किया गया था। नैरोबी केन्या में इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, देखिए अफ्रीकी देश में, तो ये याद रखना आपको, है ना। यूएनईपी के कुछ बहुपक्षीय समझौते हैं, आपको याद रखना है कि जो साइट्स है ना, वो वन्य जो लुप्त प्राय जीव जंतु है ना, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संरक्षित करता है कि इलीगल तरीके से नहीं होना चाहिए। बौन अभिसमय क्या है, जो वन्य जीवों की जो प्रजातियां है ना, प्रवासी प्रजातियां है ना, उस पर बौन है 1979। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना अभिसमय 1985। खतरनाक अपशिष्टों और उनके सीमा पार जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होती है ना, उसके लिए बेसल है 1989। जैव विविधता पर पता है 1992 का CBD। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ ऐसी खतरनाक पदार्थों का आप ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट करेंगे, उसमें आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया रोटरडैम अभिसमय के अंतर्गत आती है 1998। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम और पारा पर मीनामाता, है ना। वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा क्या है, देखिए सुविधा आते ही, फैसिलिटी आते ही वित्त की बात होगी, फंड की बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय फंड है, विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय पर्यावरणीय कोष है, और प्रथम सभा 1998 में भारत में आयोजित हुई थी, उसमें इसको अपनाया गया था, ठीक है। और ये UNFCCC, UNCBD, मीनामाता अभिसमय और स्टॉकहोम अभिसमय को वित्त प्रदान करता है, ठीक है। विश्व मौसम संगठन, भारत सहित इसके 193 देश हैं,
ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, लेकिन सबसे गर्म वर्ष 2024 को इसने बताया। पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा था टेम्परेचर। ठीक है, स्टेट ऑफ ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की थी। क्रायोस्फीयर स्थिति रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रायोस्फीयर जलवायु पहल ने इसको लाया था। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लाया। जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच ने लाया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं पॉल्यूशन पर। देखिए, बेसल, रोटरडम और स्टॉकहोम अपन ने ऊपर पढ़ लिया, तो अब इसको डबल पढ़ करके ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। देखिए, इसमें तुलना भी देख सकते हैं। जो खतरनाक अपशिष्टों का जो सीमा पर आवागमन होगा ना, उसको बेसल से रेगुलेट किया जाएगा। और कुछ खतरनाक जो रसायन है, कीटनाशकों की जो ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट होंगी, उसके लिए आपको पूर्व सूचित सहमति लेनी पड़ेगी। उसके लिए रोटरडैम है। ठीक है, देख लीजिएगा आप उसका जो भी तुलना है। मीना माता COP6 में जिनेवा में आयोजित हुआ था। जो जापान की मीना माता खाड़ी है, वहाँ पर पारे की विषाक्तता फैल गई थी, एक घटना हुई थी। उसके बाद में इस विषय को लाया था। सचिवालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण, मार्पोल अभी समय है, मतलब जहाज़ों से अगर प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलाया जा रहा है। ठीक है, Rio+20 है, बेसल कन्वेंशन है। ठीक, प्लास्टिक कचरे से रिलेटेड। बैक्टीरिया इडियोनेला सेंकाइसिस, ये प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया, ध्यान रखना, डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी पूछ सकते हैं कि ये क्या है। इंडियोनेला सेकाइनिस क्या है। शहरी प्रदूषण, देखिए, ग्रेप ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली के क्षेत्र के लिए, दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए इसको लाया गया स्पेशली, वहाँ के वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। अब कुछ फैक्ट्स है कि विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? भारत। विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं। बर्नीहाट जो असम मेघालय सीमा पर स्थित है ना, वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और दिल्ली लगातार 6ठे वर्ष भी विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में देखी गई है। ठीक है, अब क्या क्या आपने कदम उठाया? BS6 को लाया है, E20 मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग, पेट्रोल के साथ में इसको ब्लेंड किया जाएगा। ठीक है, सतत पहल लाई है, ये सारी चीज़ें। सफ़र पोर्टल को स्टार्ट किया है वायु गुणवत्ता और मौसम पुनर्विज्ञान के लिए। ठीक है, अब सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, इससे अपन क्या करवाते हैं? सीडिंग करवाते हैं और फिर कृत्रिम वर्षा करवाते हैं अपन। ठीक है, अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग क्या है? इसकी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसको कार्य करवाया जाता है। स्वच्छ वायु पुरस्कार, सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 लागू किया गया था। इसमें देखिए 3 क्षेत्रों में 3 मानकों के अनुसार इसको लाया जाता है। 10 लाख से बड़े शहर, आबादी वाले बड़े शहर, 3 से 10 लाख वाली आबादी और 3 लाख से कम। बड़े शहरों में इंदौर फर्स्ट पे, दूसरे स्थान पर जबलपुर। 3 से 10 लाख वाली आबादी में पहले पे अमरावती, फिर झांसी। सबसे छोटे जो शहर है उसमें पहले स्थान पर देवास है। ठीक है, एरोसोल क्या होता है? मतलब वायुमंडल में ऐसे सॉइल पार्टिकल्स या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स का फैल जाना जिसकी वजह से सनलाइट सीधे धरती पर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? डिमिंग, सोलर डिमिंग, है ना, मतलब डिम लाइट हो गई एक तरीके से, वो समझना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए, एक बात याद रखना, महाराष्ट्र में अब भी सबसे अधिक 54 प्रदूषित नदी खंड है। ठीक है, दिल्ली में यमुना, अहमदाबाद में साबरमती, मध्य प्रदेश में चंबल, कर्नाटक में तुंगभद्रा, तमिलनाडु में सरबंगा। ठीक है, CPCB क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। इसकी स्थापना किस एक्ट से हुई थी? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1974 के तहत। और इसको शक्तियां कहाँ से मिली थी? वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1981 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए, प्रदूषण को नियंत्रित करेगा तो नदियों, कुओं की स्वच्छता को ध्यान रखेगा, जल प्रदूषण को नियंत्रित करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें। अब ये ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। ये उद्योगों का कुछ वर्गीकरण लाया गया था, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अपने को देखना है। आगे बढ़ते, देखिए। हाँ, देखिए, ये चीज़ को देखते हैं। रिवर सिटी अलायंस, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने रिवर सिटी अलायंस के तहत 2025 की कार्य योजना को मंजूरी दी है। 2021 में इसको लॉन्च किया था रिवर सिटी अलायंस को, जो कि जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त एक पहल है। इसमें 145 शहर है और इसमें कोई भी नदी शहर है ना, वो इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है,
क्षोभमंडलीय ओजोन क्या होती है, मतलब एक तो होती है समताप मंडल में ओजोन, एक होती है क्षोभ मंडल में ओजोन, पृथ्वी की सतह के आसपास। तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी गैस नहीं है ना। अगर समताप मंडल में है तो वो क्या करेगी, जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज है ना उसको मतलब कैप्चर कर लेगी, तो वो धरती पर नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से जो स्किन कैंसर वगैरह के रोग होंगे वो कम होंगे, ठीक है। और रहने जैसी सर्वाइवल वाली कंडीशन पृथ्वी पर बनी रहेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को अस्थायी ढील देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि ग्रीन पटाखों का यूज़ कर सकते हैं। अब ग्रीन पटाखे कौन कौन से, श्वास, सफल और स्टार, है ना। बहुत मतलब एक तरीके से ये विस्फोटक भी कम होते हैं और इसमें जो हानिकारक गैसें होती है ना वो कम निकलती है। श्वास, सफल और स्टार। थर्माइट की मात्रा कम होती है, एल्यूमिनियम का सीमित प्रयोग होता है, बेरियम नहीं होता है इसमें, ठीक है। और इसकी पहचान कौन करता है, CSI नीरी का लोगो लगा होगा, ठीक है। उसके तहत आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन पटाखा है या नहीं। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या होता है, देखिए कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र होते हैं ना उसमें जो उत्सर्जन होता है ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, उसको वायुमंडल में रिलीज होने से पहले ही उसको स्क्रबिंग तकनीक के तहत, स्क्रबिंग टेक के तहत इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। ताज ट्रेपियम जोन है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। और इस जोन को यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया। और वाइल्ड लाइफ जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना, इसके तहत इसके जो ताज ट्रेपियम जोन है ना, इसके प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके तहत इसको संरक्षण प्रदान किया जाए, ठीक है। देखिए SDG गोल्स को 10 साल पूरे हो गए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, सितंबर 2015 से लेकर के अब, ठीक है। 1987 में ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट द्वारा इसको परिभाषित किया गया था। 2015 में 17 गोल्स और 169 टारगेट्स को लाया गया था, ठीक है। और MDG गोल्स थे ना, उनको रिप्लेस किया था SDG ने, ठीक है। SDG सूचकांक में देखिए फिनलैंड टॉप पर है, फिर स्वीडन है, फिर डेनमार्क है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत टॉप 100 में आया है, जिसकी 99वीं रैंक पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्रीन ऊर्जा में भारत के क्या क्या अचीवमेंट्स है उसको देखते हैं अपन। देखिए भारत देश अपनी कुल विद्युत मांग का 51% के आसपास नवीकरणीय ऊर्जा से हिस्सा अपना पूरा करता है ना। कुल स्थापित और गैर जीवाश्म ईंधन जो स्रोतों से जो अपनी ऊर्जा हासिल होती है उसमें 51% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा का, ठीक है। अब अपने जो लक्ष्य 2030 तक का था ना कि भाई अपन 50% गैर नवीकरणीय या फिर सॉरी नवीकरणीय ऊर्जा का यूज़ करेंगे, वो अपन ने 2025 में ही अचीव कर लिया, मतलब कंप्लीट कर लिया अपना टारगेट, है ना। अब देखिए टोटल स्थापित क्षमता कितनी है, 256 गीगावाट। उसमें से सौर ऊर्जा से सबसे ज़्यादा, फिर पवन, फिर जल विद्युत और फिर बायोमास। सबसे ज़्यादा जो नवीकरणीय ऊर्जा राजस्थान है, गुजरात है, फिर तमिलनाडु। इनको याद रखना, ठीक है, पूछ सकते हैं। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर है, पवन ऊर्जा में चौथे पर, सौर ऊर्जा में तीसरे पर और इथेनॉल में तीसरे पर है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मॉरिशस भी अब कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के अंतर्गत हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया, ठीक है। अब ये कब लाया गया था जो सोलर अलायंस है, भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस समझौते में इसको लाया था, COP21, है ना। अब गुरुग्राम में इसका मुख्यालय, हरियाणा में, ठीक है। और ISA को टूवर्ड्स 1000 रणनीति के तहत इसको मार्गदर्शन दिया है। टूवर्ड्स 1000 मतलब 1000 अरब डॉलर तक का निवेश 2030 तक, 1000 मिलियन लोगों को ऊर्जा प्रदान करना 2030 तक, और 1000 गीगावाट की सौर ऊर्जा की क्षमता को विकसित करना 2030 तक, ठीक है ना। ISA की कुछ प्रमुख पहलों में जो वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड है ना, स्टार सी पहले, सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन में देखिए विद्युत की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ग्रीन परमाणु की एक शर्त होगी कि आप जितना भी हाइड्रोजन का मतलब उत्पादन करेंगे उसके कंपैरिजन में आप उससे डबल कार्बन उत्सर्जन मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। तभी आपको ग्रीन परमाणु की आपको वैलिडता प्रदान कर दिया जाएगी, ठीक है। अब कुछ हाइड्रोजन के प्रकार है। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन किसे कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से जो प्राप्त होगी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से।
पिंक हाइड्रोजन नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त होगी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। मीथेन से जो पायरोलिसिस प्रोसेस से प्राप्त होगी ना उसको फिरोजा कहेंगे, ठीक है। प्राकृतिक गैस से जो प्राप्त होगी उसको ग्रे कहेंगे। कोयला से प्राप्त होगी उसको ऑब्वियसली ब्लैक कार्बन कहेंगे, सॉरी ब्लैक हाइड्रोजन कहेंगे। नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 में शुरू किया गया था। 2030 तक का टारगेट है कि 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन को उत्पादित करना है, ठीक है। इसमें साइड प्रोग्राम भी लाया था, हरित हाइड्रोजन हब विकसित किए थे। 3 बंदरगाह है, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण गुजरात, VO चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण तमिलनाडु, पारादीप बंदरगाह ओडिशा, जो कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत औपचारिक रूप से हरित हाइड्रोजन हब के रूप में इनको मान्यता मिली है, ठीक है। जैव ऊर्जा कार्यक्रम ज़्यादा जरूरी है नहीं। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, देखिए भारत ने E20 लक्ष्य को पूरा कर लिया है, मतलब पेट्रोल में 20% मिथेनॉल को ब्लेंड करना, ठीक है। 2003 में इसको शुरू किया था एथेनॉल को मिश्रित करने के लिए, है ना। अब देखिए, अब इसमें ये जानने योग्य बात है कि देखिए 4 जनरेशन होती है एथेनॉल या फिर जैव ईंधन की। पहली जनरेशन में क्या, जो खाद्यान्न फसलें होंगी ना उसके कच्चे माल से आपको तैयार करना है। दूसरी पीढ़ी में बायोमास या फिर अपशिष्ट है उससे। तीसरी पीढ़ी में सूक्ष्म जो शैवाल होंगे या फिर साइनोबैक्टीरिया होंगे उससे। और चौथी पीढ़ी में जो आनुवंशिक पदार्थ होंगे ना उनसे तैयार करना, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। PM जीवन क्या है, जो दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र है ना उसकी स्थापना करना, ठीक है। बायोएथेनॉल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। असम के गोलाघाट में भारत के पहले बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र की स्थापना हुई है, ठीक है। बांस इसलिए जरूरी है क्योंकि ये गैर खाद्य फसल है। आपको पता है अगर खाद्य फसलों से आप एथेनॉल बनाओगे तो फिर खाद्य सुरक्षा का संकट तो पैदा होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए गैर खाद्य फसल के रूप में असम में ये गोलाघाट में बांस आधारित बायो एथेनॉल को स्थापित किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूतापीय ऊर्जा, देखिए लगभग भारत के हर क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा की संभावनाएं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल क्षेत्र में ही है ना। लद्दाख में पूगा घाटी है, चुमाथांग घाटी है, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा संभावनाशील क्षेत्र है। पवन ऊर्जा, देखिए ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देखिए कोल गैसिफिकेशन किसे कहते हैं देखिए थर्मोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें कोयले को सिन गैस या फिर सिंथेटिक गैस में परिवर्तित करना। सिंथेटिक गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और अन्य कुछ गैसें होती है, उसका मिश्रण होता है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। अदिति योजना क्या है, अदिति योजना में जो ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियां है ना उसको MSMEs में यूज में लाना। ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि कम ऊर्जा का उपयोग करके अच्छा आउटपुट दे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 2001 में ऊर्जा संरक्षण एक्ट के तहत इसको लाया गया था। ऊर्जा की तीव्रता को कम करना, बस सिंपल सी बात है। अब देखिए प्राकृतिक कृषि की घटक अपने को थोड़ा समझना है। देखिए बीजामृत क्या होता है, यानी कि बीजों का उपचार किस तरीके से होगा, गाय के गोबर से, गोमूत्र से, ठीक है। जीवामृत क्या होगा कि मृदा में जो सूक्ष्म जीव है ना उनकी सक्रियता को बढ़ावा देने वाले उत्तेजकों का यूज करना, जैव उत्तेजक, ठीक है। मल्चिंग यानी कि जो क्या कहते हैं मिट्टी में जो नमी होती है ना उसको भूसे या इत्यादि से ढक देना, जिसकी वजह से वो नमी लंबे समय तक बनी रहे। वापसा क्या होता है, जल वाष्प के संग्रहण के लिए मृदा में केंचुओं को सक्रिय करना है। पादप संरक्षण आपको जैविक क्रियाओं से उसको मतलब संरक्षित करना पादपों को, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में थोड़ा सा आपको अंतर पता होना चाहिए। देखिए दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही रसायन मुक्त प्रणालियाँ हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती यानी जो प्रकृति ने अपनों को प्रदान किया उसी के तहत आपको खेती करनी है, मतलब कोई भी बाहरी इनपुट का एक भी प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जैविक खेती में आपको ऑर्गेनिक या फिर जैविक इनपुट है ना वो बाहर से आप ले आ सकते हैं, बस ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ठीक है, ये टर्म अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि भाई ये है क्या, तो मतलब ऐसा कृषि पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें समुदाय भी निवास करते हो, पर्यावरण क्षेत्र और ये सारे गहराई से जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। कृषि वानिकी कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं इसमें। पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं है ज़रूरी। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना, देखिए इसमें एक लोकेशंस को याद रखना। गलाथिया खाड़ी कहाँ पर है, साउथ, जो ग्रेट निकोबार है उसके साउथ में स्थित है, ठीक है। कैंपबेल खाड़ी, जोगिंदर नगर,
ठीक है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार में स्थित है। बस इतना याद रखना आपको। बांध सुरक्षा से लेकर आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने कि भारत बांधों की सुरक्षा के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारत बांधों की संख्या के मामले में भारत में 6000 से बड़े बांध हैं, 6000 से भी ज़्यादा बड़े बांध हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि 80% से ज़्यादा बांध है ना, वो 25 वर्ष से ज़्यादा पुराने, ठीक है ना। तो उनके संरक्षण के लिए बांध सुरक्षा एक्ट 2021 लाया था, ठीक है। पुनर्वास एवं सुधार परियोजना लाई थी। वर्ल्ड कमीशन ऑफ डैम वैश्विक कदम है इसका। इसकी स्थापना 1998 में विश्व बैंक और IUCN ने मिलकर के की थी। देखिए, बीजों के प्रबंधन के लिए साथ ही पोर्टल पर आपको अनिवार्य पंजीकरण करवाना जरूरी है, ठीक है। भारत है ना विश्व का पांचवा सबसे बड़ा बीज उद्योग और बाजार है। अमेरिका सबसे टॉप पर है। रेत खनन देखिए ज़्यादा जरूरी नहीं है यार, ये प्रीलिम्स के लिए तो एटलीस्ट नहीं है। देखिए, अगर ये पूछ ले कि ब्रिक्स भूमि पुनर्बहाली साझेदारी पहल क्या है, तो ब्राजील में आयोजित 15वें ब्रिक्स कृषि बैठक में इसको लागू किया था। भूमि निम्नीकरण, मरुस्थलीकरण, जो मृदा उर्वरता का जो ह्रास होता है उसको रोकना। रिक्लेम फ्रेमवर्क क्या है? कोयला मंत्रालय के अधीन इसको लाया गया। इसमें खदान बंद होने के बाद में मतलब समावेशी तरीके से जो वहाँ के जो समुदाय हैं उनके साथ सहभागिता लाना और सुनियोजित मार्गदर्शिता प्रदान करना, है ना। सही तरीके से उनको खदानों को बंद करना, जिसकी वजह से कोई ऐसा उत्सर्जन गैसों का ना हो सके जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको मतलब किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज हो। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद शहर ने इसको लॉन्च किया था। 150 करोड़ रुपए जुटाए, ठीक है। आगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी नहीं है ज़्यादा जरूरी, ठीक है। आपदा प्रबंधन देखिए प्रीलिम्स में तो ज़्यादा नहीं पूछता, फिर भी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे NDMA एक्ट है, इसको आप थोड़ा देख लेना, है ना, अपने से देख लेना। 15वें वित्त आयोग ने भी राष्ट्रीय आपदा शमन कोष और राज्य आपदा शमन कोष के गठन की सिफारिश की थी, ठीक है। सी फ्लड क्या है कि वेब आधारित एक पोर्टल है जो बाढ़ के जो मानचित्र होंगे ना उसको मतलब उसमें पूर्वानुमान लगाना, भविष्यवाणी के स्तर पर मतलब गांव स्तर पर पहले दो दिन पहले ही पूर्वानुमान लगा देगी कि भाई बाढ़ आने वाली इस क्षेत्र में, जिसकी वजह से वहाँ से निकासी को ठीक तरीके से किया जा सके। खीर गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। क्यों न्यूज़ में? क्योंकि जो क्लाउड बस्ट था उसको मतलब उसके अंतर्गत इसको रखा गया। ग्लोव क्या होता है? ग्लेशियर लेक एंड ग्लेशियर लेक्स आउटबस्ट फ्लड, मतलब क्या कहते हैं, बर्फ से जमी हुई अगर कोई झील है वहाँ पर क्लाउड बस्ट होगा तो वो पूरा टूट जाएगा तटबंध, और उसकी वजह से नीचे क्षेत्र है, ठीक है, तटबंध जो तटवर्ती या फिर जैसे कह सकते हैं कि तलहटी वाले क्षेत्र है उसमें बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। कमचटका प्रायद्वीप रूस में स्थित है। सुनामी आई थी इधर, तो लोकेशन पता होनी चाहिए आपको। देखिए ज्योग्राफी की अपन अलग से करेंगे, प्लेसेज इन न्यूज़ वगैरह की। तेल रिसाव के लिए कुछ फ्रेमवर्क कौन कौन से? मर्चेंट शिपिंग एक्ट, राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना, मार्पोल कन्वेंशन, बंकर कन्वेंशन, ठीक है। सचेत पोर्टल क्या है? SMS आधारित चेतावनी है। NDMA ने इसको संचालित करती है और आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय, आपको पता आपदा से रिलेटेड है, बस इतना पता होना चाहिए आपको। ट्विस्टर क्या था? UPSC CSC 2024 के मेंस में भी आया था अमेरिका में, मतलब एक फनल टाइप का एक वायु स्तंभ था। ग्रे राइनो परिघटना क्या है? ग्रे राइनो परिघटना एक ऐसी स्थिति होती है इसके घटित होने की आशंका सबसे अधिक होती है, जिसका असर बहुत व्यापक होगा, सबको पता होता है, फिर भी इसको नज़रअंदाज किया जाता है। अचानक एवं अप्रत्याशित नहीं घटित होती, जैसे कि ब्लैक स्वान घटना होती है जो कि अचानक होती है और अप्रत्याशित होती है, ठीक है। देखिए श्रेणी भूकंप क्या होता है? अगर किसी क्षेत्र में मतलब ज्वालामुखी वगैरह अगर उद्गार हो जाता है तो उस क्षेत्र में लगातार भूकंप की प्रक्रिया बनी रहती है, जैसे आइसलैंड की घटना है, ठीक है। ब्लो आउट क्या होता है? ब्लो आउट ये होता है कि तेल और गैस के कुओं में एक दुर्घटना हो जाए तो भूमिगत दबाव के कारण वो अनियंत्रित रूप से सतह पर बहने लग जाता है, बस इसी को कहते हैं ब्लो आउट। देखिए अब है ज्योग्राफी को अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये पूरा हो गई है अपनी पूरी एनवायरनमेंट की PT दिसंबर 2025 तक की, ठीक है। अभी जो भी नेक्स्ट अपडेटेड पार्ट आएगा ना उसको अपन अच्छे से
मतलब इसी चैनल पर डिस्क्राइब करेंगे, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।